इलॉन मस्क 12 जून 2026 को स्पेसएक्स का आईपीओ लाने वाला है और ये आईपीओ दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है पूरे स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में। $2 ट्रिलियन के वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। लेकिन ये जो आईपीओ है ये दूसरे आईपीओ की तरह कोई नॉर्मल आईपीओ नहीं है। इस आईपीओ के पीछे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये आईपीओ अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ स्कैम है और यहाँ पर पैसा लूटा जा रहा है। लेकिन मेरे पर्सनल व्यू के हिसाब से ये कोई स्कैम नहीं है, क्योंकि स्कैम में तो लोगों को पता नहीं होता है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन इस केस में लोगों के पास हर एक डेटा अवेलेबल है, हर एक चीज पब्लिकली अवेलेबल है। लेकिन पब्लिकली अवेलेबल होना और पब्लिक को पता होना ये दोनों डिफरेंट चीज होता है। मेरे हिसाब से ये जो स्पेसएक्स का आईपीओ आ रहा है इसके थ्रू हम लोगों को अल्टीमेट पावर का यूज देखने को मिलेगा। अब इसको यूज कहो या फिर मिसयूज वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन अगर आपके पास पैसा और पावर दोनों है तो फिर आप क्या क्या कर सकते हो और किस हद तक जा सकते हो वो शायद इस स्टोरी से हम लोगों को देखने को मिलेगा। और ये शायद पूरे स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में एक लौता आईपीओ है जो कि आईपीओ कम और एक अरेंजमेंट ज्यादा लग रहा है। देख के ऐसा लग रहा है कि शायद स्पेसएक्स का जो आईपीओ है वो जबरदस्ती लोगों को बेचा जा रहा है। लग क्या रहा है, मतलब जबरदस्ती ही लोगों को बेचा जा रहा है। बहुत ही फैसिनेटिंग सिनेरियो है। आप लोग एंड तक पूरा वीडियो देखना, मैं डिटेल्स में हर एक चीज बताऊंगा। और देखो वीडियो में बहुत सारी चीजें शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए आप लोगों के लिए। मैं जितना हो सके आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और सिनेरियो है। आप लोग पूरा वीडियो देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि स्पेसएक्स के आईपीओ के रिलेटेड इतना कंट्रोवर्सीज क्यों है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इलॉन मस्क 12 जून को स्पेसएक्स का आईपीओ लाने वाले हैं जिसका वैल्यूएशन होने वाला है $2 ट्रिलियन, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लिस्टिंग है। और इससे स्पेसएक्स $75 बिलियन मार्केट से उठाने वाला है। अब ये अमाउंट ध्यान में रखना, $75 बिलियन। बाद में आपको पता चलेगा कि इस $75 बिलियन का कोई वैल्यू नहीं है। तो पहले तो देखते हैं कि स्पेसएक्स आईपीओ लॉन्च होने के बाद लोगों को क्या खरीदने को मिलेगा। स्पेसएक्स सुन के हम लोग को हमेशा रियूजेबल रॉकेट, सैटेलाइट्स, मार्स, फैल्कन 9, स्टारशिप, इन सब के बारे में ख्याल आता है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। स्पेसएक्स कंपनी के अंडर में लोगों को 4 डिफरेंट चीजें खरीदना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो स्पेसएक्स का आईपीओ लिस्टिंग होने वाला है ये एक्चुअली 4 डिफरेंट कंपनी का मर्जर है। स्पेसएक्स पहला कंपनी है जहां पर स्पेस के रिलेटेड जितने भी काम है वो किया जाता है। फिर इसके अंदर स्टारलिंक आता है जो कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करता है। थर्ड कंपनी आता है xAI जो कि इलॉन मस्क का एआई कंपनी है, ग्रॉक। अब मैंने कहा था 4 कंपनी, लेकिन यहां पर तो मैंने सिर्फ 3 कंपनी के बारे में कहा। तो यहां पर ट्विस्ट ये है कि ये जो xAI कंपनी है इसमें जो X कंपनी है जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था वो भी मर्ज्ड है। तो एक्चुअली अगर कोई स्पेसएक्स के शेयर में इन्वेस्ट करता है तो एक्चुअली उसको 4 डिफरेंट कंपनी का शेयर मिलेगा। स्पेसएक्स, स्टारलिंक, एआई मतलब ग्रॉक जो है, और X। अब आगे जितने हम लोग बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों कंट्रोवर्सी है। क्योंकि कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टर देखेगा तो फिर उसको ये लगेगा कि मुझे तो स्पेसएक्स के अंडर में 4 डिफरेंट कंपनी मिल रहा है जो कि इलॉन मस्क जैसा ब्रिलियंट आदमी चला रहा है, तो फिर ये तो मेरा ही फायदा है, तो फिर जंप कर जाते हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये इतना सीधा नहीं है। आगे जब मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इतना कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो स्पेसएक्स कंपनी है जो कि ये 4 कंपनी मिलकर बना है, इसका टोटल अब तक का एक्यूमुलेटेड लॉस है $41 बिलियन के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि अगर कोई कंपनी $41 बिलियन के लॉस पर बैठा है वो कैसे $2 ट्रिलियन के वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रहा है। दूसरी बात यह है कि स्पेसएक्स का शेयर अगर कोई खरीदने जाएगा तो वो एक्चुअली सिर्फ स्पेसएक्स का शेयर नहीं खरीदेगा, वो एक्स का भी शेयर खरीदेगा, एआई का भी शेयर खरीदेगा, फिर स्टारलिंक का भी शेयर खरीदेगा। और यही से जितने भी कंट्रोवर्सी से वो शुरू होता है। पूरा चीज आपको समझ में आएगा। मैं जब धीरे धीरे डिटेल्स बताते जाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनना। अब ये जो 4 कंपनी मिलकर स्पेसएक्स का आईपीओ आने वाला है, इस कंपनीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है एकदम इजी वे में मैं बताऊंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि इलॉन मस्क का सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी स्पेसएक्स होगा, क्योंकि उसका जो रियूजेबल रॉकेट है वो ज्यादातर सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखता है और उसका एक क्रेज बना रहता है। और रिसेंटली हम लोगों ने देखा भी था कि कैसे टाइप का रियूजेबल रॉकेट स्पेसएक्स ने बनाया था। तो इस वजह से सबको यही लगता है कि स्पेसएक्स सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन आप लोग सुन के चौंक जाओगे, स्पेसएक्स सबसे प्रॉफिटेबल नहीं है। सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी मस्क का स्टारलिंक है। स्टारलिंक के पास 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर है, 160 कंट्रीज में फैला है। और 2025 में स्टारलिंक ने टोटल $11 बिलियन के ऊपर रेवेन्यू कमाया था और उसमें से $4.5 बिलियन के ऊपर उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। वहीं पर अगर स्पेसएक्स देखोगे तो 2025 में उसका टोटल रेवेन्यू $4 बिलियन के आसपास था और प्रॉफिट मतलब रीजनेबल था कंपेयर टू स्टारलिंक। और वहीं पर अगर xAI देखोगे तो xAI का 2025 में रेवेन्यू था $3.2 बिलियन। अब यहाँ पर तो सब कुछ ठीक लग रहा है सुनने में, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है कि जो xAI है उसका 2025 में टोटल लॉस था
$6 बिलियन के ऊपर। मतलब अगर सिंपल वे में बताओ तो XAI को $1 कमाने के लिए $3 के करीब खर्च करना पड़ता है। अब यहां तक भी अगर देखोगे ना तो सब कुछ ठीक है, मैनेजेबल है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि ये जो XAI है ना, इसका जो लॉसेस है $6 बिलियन का, इसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया जाता है। 2026 में फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ 3 महीने के अंदर XAI का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है $7 बिलियन। तो मतलब अगर हिसाब बिठाओगे तो XAI को $1 कमाने के लिए टोटल $10 से $12 का खर्चा करना पड़ता है। और इसके ऊपर भी सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है XAI के ऊपर, वो स्टारलिंक का जो प्रॉफिट है वहां से डाला जाता है। और इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्यों है? क्योंकि जो AI कंपनी है ग्रॉक, उसके लिए डेटा सेंटर बनाना है, GPU खरीदना है, फिर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और ये इसमें ना बहुत पैसा लगता है। इसी वजह से सभी AI कंपनी जो है ना वो स्ट्रगल कर रहा है, और इसी वजह से इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसमें। अब सोच के देखो, कोई भी अगर SpaceX का शेयर खरीदने जाएगा वो तो ये सोचेगा कि मुझे तो SpaceX का शेयर मिल रहा है और SpaceX जो है वो प्रॉफिटेबल है, रीजनेबल प्रॉफिटेबल है। लेकिन अब सोच के देखो, ये जो SpaceX कंपनी है इसके अंदर टोटल 4 कंपनी है, और उसमें से स्टारलिंक जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो यूज हो रहा है XAI के ऊपर। और 2026 का जो एस्टिमेशन दिया गया है, XAI का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर $30 बिलियन से ऊपर होगा, जो कि 2025 का जो एक्सपेंडिचर था उससे डबल से भी ज्यादा है। और अब आपको समझ में आएगा कि जब मैंने इनिशियली कहा था कि जो $75 बिलियन मार्केट से उठाया जा रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो इसी वजह से है कि 2026 का जो एस्टिमेशन है वो $30 बिलियन के ऊपर है XAI का कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर इसी रेट से वो बढ़ता रहा तो फिर ये जो कैपिटल उठाया जा रहा है वो 2 से 2.5 साल तक मैक्सिमम चलेगा, या फिर उससे भी कम। और ये जो AI का रेस चल रहा है ना, इसमें कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा फ्यूचर में, इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन करंट सिचुएशन में जो इलॉन मस्क का ग्रॉक है वो सबसे पीछे चल रहा है कंपेयर टू ChatGPT एंड एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक ने ऑलरेडी कह दिया है कि 2026 के बीच में वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे पहली बार। और ChatGPT जो है उसके पास माइक्रोसॉफ्ट का बैकिंग है, जो कि कम कॉस्ट में कंप्यूट पावर ChatGPT को प्रोवाइड करता है। और वहीं पर ग्रॉक जो है वो थर्ड में आता है, और सबसे ज्यादा स्पेंडिंग ग्रॉक ही करता है। देखो, इलॉन मस्क इंटेलिजेंट है, उसके पास पैसा बहुत है, वो शायद ग्रॉक को बहुत आगे ले जा पाए, लेकिन करंट सिनारियो में जब ये IPO लॉन्च हो रहा है उस सिचुएशन में ग्रॉक एक ऐसा AI कंपनी है जो कि सबसे पीछे चल रहा है और सबसे ज्यादा खर्चा भी कर रहा है। इसके बाद भी यही सवाल रह जाता है कि एक कंपनी जो कि लॉस मेकिंग है वो $2 ट्रिलियन के वैल्यूएशन पर कैसे लिस्ट हो रहा है। अगर देखोगे तो SpaceX का जो रेवेन्यू है उसका 110 टाइम्स पर ये लिस्ट होने वाला है। मतलब ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज तक का सबसे बड़ा कंपनी और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी एप्पल जो है वो भी अपने रेवेन्यू का 30 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है, गूगल भी अपने रेवेन्यू का 6 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है, और वहीं पर SpaceX जो है वो अपने रेवेन्यू का 110 टाइम्स पर लिस्ट होगा। देखो, इसके पीछे जो रीजन है ना वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। जो लोग स्टॉक मार्केट में है उन लोगों को ये पता होगा, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को बता देता हूं। देखो, शेयर मार्केट में कोई भी IPO आता है ना, तो फिर उसका जो वैल्यू लगाया जाता है वो इस वजह से नहीं लगाया जाता है कि वो आज क्या काम कर रहा है, आज कितना कमा रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है फ्यूचर में बेहतर करने का, फ्यूचर में वो क्या क्या कर सकता है, और उस वजह से उसका मार्केट कैप कितना हो सकता है, कितना वो पैसा कमा के दे सकता है, उसके ऊपर प्राइस डिसाइड होता है। तो आज के टाइम में लोगों को ये लगता है कि SpaceX जो है वो फ्यूचर में अच्छा करेगा, और SpaceX ने ये कहा है कि उसका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट होगा फ्यूचर में वो $28.5 ट्रिलियन होगा। ध्यान से सुनना, $28.5 ट्रिलियन। और इसमें ट्विस्ट यह है कि मस्क ने यह कहा है कि ये जो टोटल $28.5 ट्रिलियन का मार्केट है, एड्रेसेबल मार्केट, इसमें से 90% जो मार्केट है वो AI कैप्चर करेगा। मतलब इलॉन मस्क का जो ग्रॉक है वो कैप्चर करेगा, और इसी बेसिस पे इसका जो वैल्यूएशन बिठाया गया है वो है $2 ट्रिलियन। अब देखो, फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता है, ये टोटली प्रोबेबिलिटी है और लोगों का थॉट है और एनालिसिस है। उसके बेसिस पे लोगों को ये लगता है कि शायद फ्यूचर में जो इलॉन मस्क का कंपनी है वो ये जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है उसका 50% भी अचीव कर ले तो भी बहुत होगा। मतलब $28.5 ट्रिलियन का 50%, उस हिसाब से ये प्राइसिंग बैठ रहा है। और इस AI के अंडर में सिर्फ ग्रॉक नहीं आता है। मैंने जैसे कि पहले भी एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप लोग यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर मैंने बताया था कि इलॉन मस्क कैसे भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। तो इस AI के अंदर सिर्फ ग्रॉक नहीं है जो कि एक चैटबॉट है, उसके साथ साथ जो स्पेस डेटा सेंटर का बात किया जा रहा है, चिप मेकिंग का बात किया जा रहा है टेराफैब के अंदर, फिर सूरज से एनर्जी हार्नेस करने का बात किया जा रहा है, वो सब आता है। और इस सब को मिलाकर एक स्पेकुलेशन किया जा रहा है कि AI जो है वो टोटल एड्रेसेबल मार्केट का ज्यादातर कैप्चर कर लेगा। लेकिन ये जो स्पेकुलेशन के बेसिस पर वैल्यूएशन बिठाया गया है, इसके अगेंस्ट में जे रिटर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के एक प्रोफेसर है,
उन्होंने ये डेटा प्रेजेंट किया है कि कितने भी दशक देख लो, जितने भी बड़े आईपीओज आए हैं वो बहुत सालों तक अंडर परफॉर्म करता रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सऊदी अरामको, जो कि स्पेसएक्स के पहले का सबसे बड़ा आईपीओ लिस्टिंग था। वो भी लिस्ट होने के बाद बहुत सालों तक अंडर परफॉर्म करता रहा। नाउ यहाँ तक तो मैंने कंपनी के बारे में बताया कि कंपनी क्या क्या चीजें कर रहा है जो कि शायद आम लोगों के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो फिर आप लोगों को ये लग सकता है कि चलो कंपनी ऐसा कर रहा है तो फिर सिस्टम तो है, सिस्टम लोगों को बचा लेगा, सिस्टम ऐसे कंपनी को रोकेगा और जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो पेंशन फंड है, इन सब का सिक्योरिटी मेंटेन करेगा। लेकिन आपको सुन के अजीब लगेगा कि जो सिस्टम है ना वो काइंड ऑफ यहाँ पर हाईजैक हो चुका है। मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपके पास पैसा हो तो फिर आपके पास बहुत पावर आ सकता है, और अगर आपके पास अल्टीमेट पावर आ जाता है तो फिर उस अल्टीमेट पावर का अल्टीमेट यूज आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। और ये वही पार्ट है जहां से आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा मैंने क्यों कहा था। क्योंकि जो चीज हो रहा है उसके बारे में हेडलाइन छपना चाहिए था, फ्रंट पेज पे आना चाहिए था ये न्यूज, लेकिन इसके बारे में कोई भी ज्यादा चर्चा नहीं हो रहा है। तो देखो स्पेसएक्स जो है वो नैस्डैक पर लिस्ट होने वाला है, नैस्डैक 100। अब देखो ये कैसा है, जैसे हम लोगों का यहाँ पर सेंसेक्स 100 है, निफ्टी 100 है, तो उसके अंदर जैसे इंडिया का टॉप 100 कंपनीज रहते हैं वैसे ही वहां का नैस्डैक में टॉप 100 कंपनीज नैस्डैक 100 के अंदर रहता है। और स्पेसएक्स नैस्डैक पर लिस्ट होने जा रहा है। अब इस नैस्डैक 100 पे बहुत सारे कंपनीज है, रिनाउंड कंपनीज, जैसे कि एप्पल हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो ये जो कंपनीज है ना ये बहुत बड़े बड़े कंपनीज है और बहुत सारे इंडेक्स फंड और ईटीएफ फंड जो है वो यहाँ पर पैसा लगाती है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मैक्सिमम इंडेक्स फंड होता है और जो ईटीएफ होता है ये क्या करती है। इन लोगों को ज्यादा रिसर्च करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ये लोग सिंपली पैसा डाल देते हैं। मान लो नैस्डैक के अंदर 100 कंपनी है, उन 100 कंपनीज का जिसका जैसा वेटेज है वैसा ही वो लोग उतने वेटेज में पैसा डाल देते हैं। कोई भी एनालिसिस नहीं करना पड़ता है इसके लिए। और सोच के देखो नैस्डैक 100 ट्रैकिंग फंड जो है उसके अंदर आज के टाइम में टोटल 500 से 600 बिलियन डॉलर रखा हुआ है। और ये सभी जो पैसा है ना, मैक्सिमम पैसा जो है वो रिटेल इन्वेस्टर का है, फिर जो बुजुर्ग लोग हैं उनका जो पेंशन फंड है वो सब है यहाँ पर। अब नैस्डैक 100 के अंदर लिस्ट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया था। ये क्राइटेरिया फरवरी 2026 के पहले का क्राइटेरिया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि 2026 फरवरी के बाद ये जो क्राइटेरिया है ना ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब पहले सुनते हैं कि पहले क्या क्राइटेरिया था। पहले अगर कोई भी कंपनी लिस्ट होता था नैस्डैक पर तो फिर 3 महीने का मिनिमम वेटिंग पीरियड था। इस 3 महीने में ये देखा जाता था कि जो कंपनी लिस्ट हुआ है वो ठीक तरीके से ट्रेड कर रहा है कि नहीं, वहां पर लिक्विडिटी है कि नहीं, लोग वहां पर पैसा लगा रहा है कि नहीं। और जो इनिशियली कोई भी आईपीओ लॉन्च होता है ना तो उसका प्राइस मतलब बूम कर जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में आईपीओ खरीद लेते हैं। तो उसका जो प्राइस होता था ना वो भी कूल डाउन हो जाता था और उसका एक्चुअल प्राइस के आसपास आ जाता था। उसके बाद भी क्वार्टरली उस कंपनी को चेक किया जाता था कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ही उसको नैस्डैक 100 में एंट्री मिलता था। और ये इसलिए किया जाता था ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ज्यादा ना फंसे। आप लोगों को याद होगा इंडिया में भी जब जोमेटो लॉन्च हुआ था, ओला लॉन्च हुआ था, पेटीएम लॉन्च हुआ था, तो क्या हालत हुआ था। आज भी बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। इसी चीज से बचाने के लिए ये वाला रूल पहले चलता था। फरवरी 2026 में जब स्पेसएक्स के आईपीओ के बारे में बात चल रहा था तब नैस्डैक ने चुपके से कुछ नए रूल को प्रपोज किया। इस नए रूल के हिसाब से जो पहले 3 महीने का वेटिंग पीरियड था वो कम होकर 15 दिन का हो गया और जो लिक्विडिटी का रिक्वायरमेंट था वो भी हट गया। मतलब अगर कोई कंपनी इतना बड़ा होता है कि नैस्डैक 100 के अंदर टॉप 40 कंपनी के अंदर आता है तो फिर उसको ये सब रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो 15 दिन के बाद डायरेक्टली नैस्डैक 100 के अंदर लिस्ट हो जाएगा। सिंपल वे में आपके पास 100 कंपनी लिस्ट है, उसमें से आपका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इतना बड़ा है कि जो पहले का 40 कंपनी है उसके अंदर आप आ जाते हो तो फिर आप ऑटोमेटिकली 15 दिन के बाद नैस्डैक 100 के अंदर लिस्ट हो जाओगे। ना लिक्विडेशन देखा जाएगा, ना 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड देखा जाएगा, ना क्वार्टरली चेक इन किया जाएगा। ये सब से उनको छूट मिलेगा। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसको रिटेल ट्रेडर के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए था ताकि आम लोगों का पैसा ना डूबे, पेंशन फंड का पैसा ना डूबे, उन्होंने रातों रात अपना रूल चेंज कर दिया। मई 1 में ये रूल लागू हो गया। 12 जून को स्पेसएक्स का आईपीओ आने वाला है और उसके 15 दिन बाद यानी कि 7 जुलाई को इलॉन मस्क का स्पेसएक्स ऑटोमेटिकली नैस्डैक 100 के अंदर लिस्ट हो जाएगा। और नैस्डैक ने ऐसा क्यों किया? सिंपली पैसा कमाने के लिए। अगर स्पेसएक्स नैस्डैक पर लिस्ट हो जाता है तो फिर स्पेसएक्स के अंदर बहुत सारा ट्रेडिंग होगा। उस ट्रेडिंग से जो पैसा मिलेगा उससे एक कट नैस्डैक को मिलेगा, जैसे एनएसई और बीएसई को मिलता है हमारे इंडिया में। और वॉल्यूम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा क्योंकि इलॉन मस्क और उसके कंपनी जो है स्पेसएक्स वो एक ब्रांड है। ब्रांड पे चलते हैं ये लोग। प्रॉफिट और लॉस मैक्सिमम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि वहां पर भी मैक्सिमम लोग जो है वो रिटेल ही है।
तो वो लोग इस पर अंधाधुंध पैसा लगाएंगे, ट्रेड करेंगे, और जितना ट्रेड करेंगे उतना कमीशन, उतना कट नैस्डैक को मिलेगा। ऊपर से दुनिया का सबसे बड़े कंपनी को लिस्ट करने का एक मतलब टैग भी लग जाएगा, उससे नैस्डैक का नाम जो है वो और भी बढ़ जाएगा। पहले तो नैस्डैक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बीच में लड़ाई चल रहा था कि किसके अंडर में स्पेसएक्स लिस्ट होगा, और फिर बाद में जाकर नैस्डैक ने अपना जो रूल वगैरह है वो चेंज कर दिया। सबको क्लियरली दिख रहा था कि किसके वजह से ये रूल चेंज हुआ है, और अल्टीमेटली इलॉन मस्क मान गया और स्पेसएक्स अभी नैस्डैक पर लिस्ट होने जा रहा है। नाउ सोच के देखो आम लोग इससे कैसे अफेक्टेड होंगे। बहुत लोगों को शायद अंदाजा लग गया होगा, अगर स्पेसएक्स ऑटोमेटिकली 15 दिन के बाद लिस्ट हो जाता है नैस्डैक 100 के अंदर, तो फिर एक्चुअली क्या होगा। देखो स्पेसएक्स जब लिस्ट होगा तो फिर शायद उसका प्राइस बनने लगे $500 पे, शायद लिस्ट हो वो पहुंच जाए $800-900 पर, और मान लो 15 दिन के बाद जब स्पेसएक्स नैस्डैक 100 के अंदर आ जाएगा, तब क्या होगा। ये जो इंडेक्स फंड है, ये जो ETF फंड है, ये ऑटोमेटिकली इनका जो पैसा है जो कि $500 से $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि मैंने बताया था, वो ऑटोमेटिकली स्पेसएक्स पर इन्वेस्ट करने लगेगा। स्पेसएक्स का प्राइस और इन्फ्लेट होता जाएगा और हाई प्राइस पर उन लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके रूल के हिसाब से जैसा वेटेज रहता है इंडेक्स पर जिस कंपनी का, वैसे ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। अब मान लो जो भी आम आदमी है, टीचर है जो कि अपना पेंशन फंड जमा कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उनके जाने बिना के जो स्पेसएक्स है उसका टोटल एक्यूमुलेटेड लॉस है $41 बिलियन के ऊपर। XAI का 2026 के पहले क्वार्टर में $6 बिलियन से भी ज्यादा लॉसेस है। ये सब जाने बिना ही उन लोगों का पैसा स्पेसएक्स पर लग जाएगा, और इसकी वजह से स्पेसएक्स का प्राइस और बढ़ेगा, और अल्टीमेटली ये देखा जाएगा कि अगर वो प्राइस सही नहीं बैठा है तो फिर वो प्राइस जो है ना वो कूल डाउन होगा और वो प्राइस नीचे आ जाएगा, तो लोगों को बहुत लॉस लगेगा उससे। अभी तो यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे भी सुनो इलॉन मस्क ने क्या क्या करके रखा है। कोई भी कंपनी अगर लिस्ट होता है ना शेयर मार्केट पर, तो एक्चुअली क्या होता है, वो पब्लिक के पास अवेलेबल हो जाता है, पब्लिक उसका शेयर खरीदती है, फंड उसका शेयर खरीदती है, और जो भी उसका शेयर खरीदता है वो काइंड ऑफ एक जो ओनरशिप होता है ना उसका एक परसेंटेज होल्ड करता है। मतलब कंपनी में अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा, मान लो कि CEO चेंज करना होगा कि नहीं, फिर CEO को कितना सैलरी दिया जाए, फिर आगे की कंपनी के बारे में सोचना, उसको बढ़ाने के लिए जो भी स्टेप वगैरह लिया जा रहा है, उसमें आपका वोटिंग राइट्स रहता है। लेकिन स्पेसएक्स में जो शेयर स्ट्रक्चर है वो डुअल क्लास शेयर स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पर क्लास A और क्लास B टाइप का शेयर है। अब ये होता क्या है, देखो स्पेसएक्स लिस्ट होने के बाद जितने भी शेयर अवेलेबल होंगे, जो भी शेयर होल्डर होगा स्पेसएक्स का, उसके पास एक शेयर के बदले एक ही वोटिंग राइट होगा, और इसको क्लास A शेयर कहा जाता है। और वहीं पर क्लास B शेयर जो होता है, वहां पर एक शेयर के बदले आपके पास 10 वोटिंग राइट होते हैं। और इलॉन मस्क के पास इतना क्लास B शेयर है कि उसके पास टोटल वोटिंग परसेंटेज का 85% वोटिंग राइट्स है। मतलब इसको एक सिंपल तरीके से समझो कि इलॉन मस्क को छोड़ के स्पेसएक्स के अंदर जितने भी शेयर होल्डर है, वो सब मिलके भी कोई डिसीजन के ऊपर अगर नो कहते हैं, ना कहते हैं, इलॉन मस्क उसको अकेले बदल सकता है, क्योंकि उसके पास टोटल वोटिंग परसेंटेज का 85% वोटिंग राइट है। मतलब वो अकेले ही मालिक है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। जितने भी ETF फंड, पेंशन फंड, इंडेक्स फंड, रिटेल ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स, छोटे ट्रेडर्स, जो भी शेयर खरीदेगा स्पेसएक्स का, उन लोगों के पास कोई भी राइट नहीं रहेगा कंपनी के किसी भी फैसले में वोटिंग करने को। मतलब जो भी वोटिंग करेगा वो यूजलेस होगा, क्योंकि इलॉन मस्क जो चाहेगा वो कर सकता है। मान लो कल के टाइम इलॉन मस्क ये कहता है कि मुझे $10 बिलियन का सैलरी चाहिए सालाना, तो फिर उसके लिए कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि वही अपने लिए वोट करेगा और वो यस ही करेगा। और इसके वजह से स्पेकुलेशन तो ये चल रहा है कि शायद इलॉन मस्क फ्यूचर में टेस्ला को स्पेसएक्स में मर्ज कर सकता है और टेस्ला के शेयर होल्डर को ज्यादा प्रॉफिट दिला सकता है। वो अपने बोर्ड पे अपने लॉयलिस्ट को बिठा सकता है ताकि उसके अगेंस्ट में कोई बात ना कर सके। वो कुछ भी कर सकता है। वो अपने सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी स्टारलिंक का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने किसी और दूसरे प्राइवेट बिजनेस पर लगा सकता है, जो कि पब्लिक कंपनी के लिए नहीं होना चाहिए। और उसको ये पावर कैसे मिलेगा? वो भी नैस्डैक का एक रूल है जो चेंज नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। स्पेसएक्स जो है वो एक कंट्रोल्ड कंपनी बन जाएगा, क्योंकि जो इलॉन मस्क है उसके पास 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स है। इस वजह से वो कंपनी कंट्रोल कंपनी हो जाएगा। नॉर्मली कोई भी कंपनी होता है तो उसमें क्या होता है, पब्लिक लिस्टिंग होने के बाद वहां का जो मैनेजमेंट होता है ना, वो ज्यादातर इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट होता है। रूल के हिसाब से कंपनी का जो मैक्सिमम डायरेक्टर होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। कंपनी में एक इंडिपेंडेंट कंपनसेशन कमिटी होना चाहिए जो कि सीईओ को कितना सैलरी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए ये डिसाइड कर सके। नॉर्मली इस रूल के अंदर एक इंडिपेंडेंट नॉमिनेटिंग कमिटी भी होना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, ताकि जो सीईओ है वो अपनी मनमानी ना कर सके, अपने लोगों को मैनेजमेंट पर ना बिठा सके। लेकिन एक कंट्रोल कंपनी इन सब चीजों को बाईपास कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप समझ सकते हो, जैसा कि मैंने कहा,
इलॉन मस्क कुछ भी कर सकता है। कल के टाइम में स्पेसएक्स के अंदर वो चाहे तो समोसा भी बेच सकता है। मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कहा कि सिचुएशन कितना सीवियर है। आपको समझना पड़ेगा ये सब जितने भी रूल है ना, ये रिटेल इन्वेस्टर और जितने भी और इन्वेस्टर है जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उन सबको बचाने के लिए है, ताकि उन लोगों को कोई भी लॉसेस ना लगे। लेकिन इन सब रूल को बाईपास कर दिया गया सिर्फ एक कंपनी और एक एक्सचेंज की प्रॉफिट के लिए। अब हम लोग स्टोरी के उस पॉइंट पर है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने इसके बारे में शायद उतना ज्यादा नहीं सुना होगा और इसको स्पेसएक्स के आईपीओ के साथ लिंक करके नहीं देखा होगा। इलॉन मस्क के ऊपर टोटल 11 फेडरल चार्जेस है, मतलब काइंड ऑफ क्रिमिनल केसेस मान लो, आप लोगों के लिए इजी होगा समझने के लिए। तो इलॉन मस्क के ऊपर ये जो फेडरल चार्जेस है उसमें से पहला ये है कि इलॉन मस्क 2 तरीके का पावर होल्ड करता है। पहला तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इलॉन मस्क जो है वो स्पेसएक्स को मैनेज करता है, न्यूरालिंक, XAI, इन सबको मैनेज करता है, जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का वैल्यूएशन रखता है। दूसरा जो इलॉन मस्क पावर होल्ड करता है वो है गवर्नमेंट पावर। आपको याद होगा जब ट्रम्प दूसरी बार पावर में आया था तब उसने डोज फॉर्म किया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसके अंडर में आखिर होता क्या है, ध्यान से समझो। इसके अंडर में इलॉन मस्क को ये पावर था कि वो किस गवर्नमेंट ऑफिशियल को निकाल सकता है, फेडरल एक्सपेंडिचर का पूरा डेटा उसके पास था, कौन से डिपार्टमेंट में कितना खर्च हो रहा है। उसके पास ये पावर था कि कौन से डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए, किसको चालू रखना चाहिए, हर एक डेटा इसके पास था। और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं भी समझ में आया है तो मैं धीरे धीरे बताते जाता हूँ। मतलब ये काइंड ऑफ वैसा ही सिनेरियो हो गया कि जिसके ऊपर पावर लगना चाहिए और जो पावर लगाएगा वो सेम ही पर्सन है। मतलब ये काइंड ऑफ वही सिनेरियो है कि आप फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के हेड हो और आपने ही अपना खुद का रेस्टोरेंट चला के रखा है, तो फिर आप खुद ही डिसाइड करोगे कि आपके रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है या फिर बुरा। अब देखो इलॉन मस्क पर जितने भी 11 चार्जेस लगे हैं उन सबको डिटेल्स करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें से जो 2-3 मेन चार्जेस है उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। पहला है द FAA। ये ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है इलॉन मस्क का जितना भी रॉकेट लॉन्च होता है उसको अप्रूव या फिर डिसअप्रूव करने के लिए। अब जब डोज फॉर्मेशन हुआ उसके बाद इलॉन मस्क ने पहला काम क्या किया जानते हो, FAA के अंदर ज्यादातर उन एम्प्लॉय को फायर कर दिया जो कि रिस्पॉन्सिबल थे स्पेसएक्स के रॉकेट को अप्रूव या फिर डिसअप्रूव करने के लिए। और इसी टाइम पर जो इलॉन मस्क का स्पेसएक्स है वो बहुत ज्यादा अमाउंट पे रॉकेट छोड़ने लगा, क्योंकि जो लोग अप्रूव या फिर डिसअप्रूव करते थे उन्हीं को आपने निकाल दिया, तो फिर आपको रोकने वाला कौन है। और इसी वजह से इस टाइम पर इलॉन मस्क के स्पेसएक्स को ज्यादा अप्रूवल मिलता था। दूसरा फैसिनेटिंग चार्ज ये है कि जो नासा है ना उसमें भी इलॉन मस्क का मैनिपुलेशन है। जब डोज फॉर्मेशन हुआ उसके बाद से ये देखा गया कि जो मैक्सिमम ऑर्डर वगैरह है ना नासा का वो सब कैंसिल हो रहा है या फिर बजट कम हो रहा है, और मैक्सिमम बजट जो है वो इलॉन मस्क के स्पेसएक्स पर फ्लो हो रहा है। और इलॉन मस्क का स्पेसएक्स जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टनर है नासा का, जो कि $11 बिलियन से भी ज्यादा का ऑर्डर होल्ड करता है। तो समझ सकते हो एक इंसान दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने के बाद भी, उसके पास इतना काम होने के बाद भी वो गवर्नमेंट के पास क्यों रहना चाहता है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट के अंदर घुसकर अपना जो पावर था वो और बढ़ाना था, ताकि उसके बिजनेसेस के सामने जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे वो उसको हटा सके। फिर डोज ने नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि NHTSA के नाम से जाना जाता है, वहां से भी बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया। और ये वही एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि टेस्ला का जो ऑटोमेटिक कार है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और ये सब जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था इसमें जो टेस्ला के ऑटोमेटिक कार पे जो सब एक्सीडेंट हुआ था 2018-19 के टाइम में, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। और सोच के देखो ये फायरिंग होने के बाद ये सब इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे स्लो होते गया और रुक गया। तो अब आप इसको क्या कहोगे, मतलब डोज किसके अंडर में था, इलॉन मस्क के अंडर में। और डोज किस किस को फायर करता है, जो कि इलॉन मस्क का टेस्ला जो है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता है। ऐसे बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं, बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ चार्जेस के बारे में। तो टोटल 11 फेडरल चार्जेस इलॉन मस्क के ऊपर है। तो शायद अब आपको पूरा सिनेरियो समझ में आया होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च होने वाला है स्पेसएक्स, जो कि 4 डिफरेंट कंपनी का मर्जअप है। उस आईपीओ को 15 दिन के अंदर सिस्टम को मैनिपुलेट करके नैस्डैक 100 के अंदर डाल दिया जाएगा, और फिर मैंडेटरीली लोगों को उसको खरीदना पड़ेगा, चाहे वो चाहे या फिर ना चाहे। चाहे उसका प्राइस $1000 हो, $1500 हो या फिर $2000 हो, लोगों को वो शेयर खरीदना पड़ेगा, इंडेक्स फंड अगर कोई खरीद रहा है। ऊपर से शेयर खरीदने के बाद भी किसी के पास वोटिंग राइट्स नहीं रहेगा, क्योंकि 85% जो वोटिंग राइट्स है वो इलॉन मस्क के पास है, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। एक लॉस मेकिंग कंपनी को फंड कर रहा है एक प्रॉफिटेबल कंपनी के पैसे से। फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि जो टेस्ला है उसको स्पेसएक्स के साथ मर्ज किया जाए, ताकि टेस्ला के जो इन्वेस्टर है, जो कि मेनली इलॉन मस्क है, जो मेजर इन्वेस्टर है, उसको फायदा मिले। सिस्टम को बाईपास किया गया। जो सब ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि इलॉन मस्क के कंपनी के ऊपर रोक लगा सकते हैं, उसका क्वालिटी चेक कर सकते हैं, वहां से मैक्सिमम लोगों को फायर कर दिया गया, ताकि उसका जो ऑपरेशन है वो स्मूथ तरीके से चल सके।
और इससे नुकसान किसका होगा? सिर्फ आम आदमी का, क्योंकि उनको फोर्स्ड बाई करना पड़ेगा शेयर को, फिर वोटिंग का कोई पावर नहीं है उन लोगों के पास, फिर एग्जिट लिक्विडिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मान लो जो स्पेसएक्स का शेयर है उसका दाम बाद में जाकर कम हो जाए, तब लोग वहां से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये जो पूरा आईपीओ सेटअप किया गया है ना, ये जो अर्ली इन्वेस्टर है उनको बाहर निकालने के लिए किया गया है। ये सब आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यही है जो स्पेसएक्स के अर्ली इन्वेस्टर है। और ये लोग जो है ना, ये लोग तो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को सब कुछ पता रहता है ये लोग क्या कर रहे हैं। पता नहीं रहता है रिटेल इन्वेस्टर को, आम लोगों को, और वो लोग बुरे फंसेंगे। और इसीलिए मैंने इनिशियली कहा था कि ये जो स्पेसएक्स का आईपीओ है, ये आईपीओ कम और एक अरेंजमेंट ज्यादा लग रहा है स्पेसएक्स का जो शेयर है उसको आम लोगों को चिपकाने के लिए। तो शायद आप लोगों को ये पूरा केस समझ में आया होगा। तो स्पेसएक्स के आईपीओ से आम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना।